हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। जागृति, सिम्मू, संस्कृति, मेनका, समीक्षा, हरिओम, तुषार, सोनी, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। मोनिका चौधरी एंड लता यादव आल्सो। जिसका नाम नहीं लिया गया उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग। सर, यूट्यूब वाली करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम से मिलती है। टेलीग्राम पे जब क्लास होती है जिस दिन मंथली, उस दिन टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। तो जब रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किस दिन मंथली क्लास चल रही है। और कैसे हैं आप लोग? सारे लोग अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? नोट्स पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छे से? तो भारतीय संविधान की विशेषता में कल मैंने समाजवाद तक आपको बता दिया था। पंथ निरपेक्ष की शुरुआत करना था लेकिन अभी बताया नहीं था पंथ निरपेक्षता के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में। तो क्या पंथ निरपेक्षता का अध्ययन किया आप लोगों ने? और सॉरी, भारतीय संविधान की विशेषता में मैंने जहाँ तक बताया उसको आप लोगों ने पढ़ लिया? और यदि पढ़ा होगा तो वहाँ तक और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा है कि क्लास के लेक्चर के बाद जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ उस टॉपिक का आप लोग अच्छे से एक बार नोट्स को पढ़िया करिए। एक बार नहीं, मेरा मानना है कम से कम 4 से 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार आपको नोट्स को पढ़ना चाहिए, तब जाकर के क्लियरिटी और अच्छी आएगी। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एवरीबडी। कल के नोट्स, क्या क्लास के नोट्स नहीं मिले? जो पीडीएफ का मैं बोल दूंगा टीम से, वैसे वो डेली अपलोड हो जाता होगा। वैसे तो डेली क्लास के बाद तुरंत अपलोड हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ तो मैं बोलता हूँ टीम को। ठीक है, तबीयत ठीक है लेकिन अभी उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इतनी ठीक है जितने में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। नोट्स बहुत अच्छा है। पहले आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये नोट्स मुझे क्यों दिया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स मेरे लिए कितने काम का होगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये नोट्स अगर नहीं मिलता तो मेरी पॉलिटी अधूरी रह जाती, क्योंकि सर क्लास में समझाते उस समय समझ में आ जाता लेकिन रिवीजन करने का कोई अच्छा माध्यम नहीं होता है। तो मैंने वो नोट्स दे करके ऑफलाइन के अंतर को ख़त्म कर दिया। अब आप ऑनलाइन पढ़ के भी ये कह सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन के सारे स्रोत को, सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। मैंने उतना अच्छा लेक्चर भी सुना, उतना अच्छा पॉलिटी का क्लास भी किया और उतना ही बेहतरीन नोट्स हमने पढ़ा है। तो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसी जैसे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी वहाँ से बाहर नहीं होगा। बस कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा जो ऐड करूँगा वो आप ऐड करते रहिएगा बस। ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 9 है, भारतीय संविधान की विशेषता टॉपिक है, और आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और पार्ट 2 के अंतर्गत मैं सबसे पहले आज बताऊंगा भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी कि इंडिया को एक सेकुलर राज्य घोषित किया गया है। सबसे पहले कि सर सेकुलर राज्य का मतलब क्या होता है, कैसे राज्य को, अब यहाँ राज्य का मतलब क्या हुआ मैं बता चुका हूँ। यहाँ राज्य का मतलब देश है, यहाँ राज्य का मतलब कंट्री है। मैंने आपको राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा में बताया था। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष राज्य का पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? अगर पंथ निरपेक्ष राज्य का मैं अर्थ बताऊं फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, राजकीय धर्म नहीं होता, उसे हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। राजकीय धर्म का मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद देश पांडे जी। मैंने तो बताया था आप लोग, देशमणि जी, तो मैंने तो कहा था कि ना कि पॉलिटी की भाषा अलग है और हमारे नोट्स की भाषा अलग रहेगी। तो आप लोग पढ़िए। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमारे नोट्स को आप कम से कम 5 से 7 बार पढ़िए। एक एक टॉपिक को 5 to 7 टाइम्स पढ़िए, फिर देखिए कैसे क्लियरिटी बनती चली जाती है आपके दिमाग में। तो मैंने कहा कि ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता उसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। अब बच्चे सवाल करते हैं सर कि राजकीय धर्म नहीं होता, यहाँ राजकीय धर्म से का मतलब क्या हुआ? यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता, किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता, किसी विशेष धर्म को सुविधा नहीं देता,
किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देता, किसी विशेष धर्म को पोषित नहीं करता, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पर राजकीय धर्म नहीं है। बच्चे किताबों में ये बात पढ़ते हैं कि ऐसा कोई राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, ऐसे राज्य को हम सेकुलर राज्य कहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत में यह बात नहीं लिखी है कि व्हाट इज मीन्ड बाय राजकीय धर्म। बच्चा रट तो लेता है लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता कि राजकीय धर्म का मतलब क्या हुआ। यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म को अगर मान्यता देता है, इसका मतलब वहां कोई राजकीय धर्म है। अगर किसी विशेष धर्म को पोषित करता है, बढ़ावा देता है, संरक्षण देता है, सुविधाएं देता है, मान्यता देता है, महत्व देता है, उसको बढ़ावा देता है, इस मीन्स कि वहां का कोई राजकीय धर्म है। भारत का कोई राजकीय धर्म है क्या? भारत केवल हिंदू धर्म को बढ़ावा देता है, केवल मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देता है, केवल सिख धर्म को बढ़ावा देता है, केवल ईसाई को बढ़ावा देता है, केवल जैन को बढ़ावा देता है, केवल बौद्ध को बढ़ावा देता है, केवल पारसी को बढ़ावा देता है? आंसर है नो। तो भारत क्या करता है? भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत जैसा राज्य, भारत क्या करता है? भारत जो है सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार करता है? समान व्यवहार करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सभी धर्मों को समान अवसर देता है, सभी धर्मों को समान सुविधाएं देता है, सभी धर्मों को समान सुविधा देता है, सभी धर्मों को समान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इट मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इट मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है। यानी कि भारत किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता, किसी विशेष धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता, किसी विशेष धर्म को विशेष सुविधा नहीं देता, किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देता, किसी विशेष धर्म को पोषित नहीं करता यानी कि बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि भारत सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सबको समान सुविधाएं देता है, सबको समान सम्मान देता है, सबको समान अवसर देता है और सभी धर्मों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रताएं सुनिश्चित कराता है। इट मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। सर, हमने कई बार पढ़ा है, कई बार भाषणों में सुना है, राहुल गांधी जी कहते हैं भारत की पंथ निरपेक्षता खतरे में है। विपक्ष कहता है ये पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। सत्ता पक्ष भी कहीं कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत पंथ निरपेक्षता को महत्व देता है, न कि इसके खिलाफ है। सर, कैसे पंथ निरपेक्षता खतरे में आ जाती है? पंथ निरपेक्षता जैसे पन्ने को फाड़ दिया जाता है या उस पर स्याही गिर जाती है? कब कब भारत में पंथ निरपेक्षता का खतरा मंडराएगा? कब कब भारत पर पंथ निरपेक्षता का खतरा मंडराएगा? जब जब राज्य यानी सरकार किसी विशेष धर्म को महत्व देने लगे, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने लगे, किसी विशेष धर्म को संरक्षण देने लगे, दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव करने लगे, दूसरे धर्मों के साथ समान सुविधाएं न दे, दूसरे धर्मों का पोषण न करे, दूसरे धर्मों का सम्मान न करे, इसका मतलब है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का खतरा हो गया है। क्या ऐसे खतरे आपको दिखाई देते हैं? लेकिन इस खतरे का मूल्यांकन करने के लिए अपने सिर से वो चादर हटा देनी होगी कि आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान, आप सिख हैं कि आप ईसाई, आप बौद्ध हैं या पारसी। जब ये चादर अपने सर से आप हटाएंगे तब देश का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वास्तव में क्या भारत देश में जो वर्तमान की सरकारें हैं या पिछली जो सरकारें रहीं या जो भी सरकारें आती हैं, क्या ऐसी सरकारें धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव करती हैं, धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, किसी विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व दे रही हैं, किसी विशेष धर्म को कम महत्व दे रही हैं, किसी विशेष धर्म को ज़्यादा नकेल कसा जा रहा है, किसी विशेष धर्म को ज़्यादा छूट दी जा रही है? अगर ऐसा है तो भारत में पंथ निरपेक्षता खतरे में है। भारत में पंथ निरपेक्षता खतरे में है, जबकि भारत एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट में राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सभी धर्मों को समान सम्मान देना चाहिए, सभी धर्मों को समान अवसर देना चाहिए, सभी धर्मों को समान सुविधा देनी चाहिए, सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करना चाहिए। यह कर्तव्य होता है किसी भी धार्मिक राज्य के भीतर सरकारों का। अगर सरकारें ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत देश में पंथ निरपेक्षता को खतरा है। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कौन सी बात? क्या पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? कब?
मूल संविधान में? अभी बताते हैं ऋचा चौधरी, थोड़ा सा रुकिएगा, आते हैं उस मुद्दे पर भी आएंगे। क्या भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द को मूल संविधान में लिखा गया था? आंसर है नो। हमारे मूल संविधान में, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 वाले संविधान में कहीं भी पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द का जिक्र नहीं था। इसका मतलब है कि संविधान निर्माता भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं बनाना चाहते थे। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। भले ही भारतीय संविधान की मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान निर्माता भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ये बात आपको कहाँ से पता चली? भारतीय संविधान का वह कौन सा हिस्सा है जो इस बात का प्रतीक है, जो इस बात का प्रमाण है, जो ये बताता है कि पंथ निरपेक्षता जैसा शब्द भले ही मूल संविधान में नहीं था, फिर भी भारतीय संविधान निर्माता भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। हमने ये बात भाग 3 में देखी है। हमने ये बात भाग 3 के अंतर्गत देखी है। हमने ये बात भाग 3 के अंतर्गत देखी है। भाग 3 में 25 से 28 के मध्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार रह सकता है, अपने धर्म का अनुपालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। धार्मिक शिक्षण संस्थानों में किसी धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता है। और धार्मिक आजादी ये बताती है, ये धार्मिक स्वतंत्रता इस बात का प्रतीक है, भले ही मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, फिर भी भारतीय संविधान के भीतर पंथ निरपेक्षता के तत्व दिखाई देते हैं। इसका मतलब है भारतीय संविधान निर्माता शुरू से ही, पहले दिन से भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। सर, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। कौन सा सवाल? क्या अगर वर्तमान की सरकार चाह ले या कोई अगले चुनाव में ऐसी सरकार आ जाए जो 500 पार सीटें पा जाए, तो क्या 500 पार वाली सरकार जो आएगी वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना सकती है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकती है? इस देश में वर्तमान में कई सारे ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, कई सारे ऐसी मुहिम चल रही हैं, कई सारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं जिसके अंतर्गत भारत को एक धार्मिक राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। हो सकता है कल मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात चल जाए, हो सकता है कल सिख और ईसाई राष्ट्र बनाने की बात चल जाए। क्या ये संभव है? चाय की दुकानों पर बैठने वाले लोगों के लिए संभव हो सकता है, संविधान को पढ़ने और संविधान को जानने वाले लोगों के लिए कभी जीवन में संभव नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा कि चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा करने वाले लोगों के लिए संभव हो सकता है कि भारत किसी एक धर्म का राज्य बन जाए, लेकिन संविधान को जानने और संविधान को पढ़ने वाले लोगों के लिए कभी भी संभव नहीं हो सकता। भारत कभी भी एक धर्म का राज्य नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, और केवल भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, बल्कि भारत देश का, भारतीय संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत जो जो लक्षण, जो जो तत्व भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया जाएगा, कोई भी सरकार आ जाए, कैसा भी बहुमत प्राप्त कर ले, लेकिन इस मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। अगर मूल ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास वह संविधान संशोधन के माध्यम से करेगी, तो न्यायपालिका के पास ये पावर है, वह ऐसे किसी भी संशोधनों को रद्द कर देगी, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका भारतीय संविधान का संरक्षक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत ही, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत न्यायपालिका ने स्वयं कहा है, जिसे जिसे भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया जाएगा, मूल ढांचे को संविधान में संशोधन करके भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया गया तो न्यायपालिका के पास यह शक्ति है, ऐसे किसी भी संशोधन को रद्द कर देगी। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है। केवल एक सूरत है इसकी, ये गुजरात वाला सूरत नहीं है, ये कंडीशन वाला सूरत है। अगर भारत को एक धर्म का राज्य बनाना है, अगर भारत को हिंदुओं का राष्ट्र बनाना है, अगर भारत को मुस्लिमों का राष्ट्र बनाना है, भारत को सिखों का राष्ट्र बनाना है, भारत को ईसाइयों का राष्ट्र बनाना है, भारत का जैनों और बौद्धों और पारसियों का राष्ट्र बनाना है, केवल एक सूरत है। क्या? 11 जजों से बड़ी बेंच बैठाई जाए। 11 जजों से, मैं गहरी बात कर रहा हूं, दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल हाई रखिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल
टॉपिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ द पॉलिटी। मैं भारतीय संविधान के बहुत संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहा हूं आपसे। ऐसा केवल एक सूरत में हो सकता है, जब 11 जजों से बड़ी बेंच बैठाई जाए और 11 जजों से बड़ी बेंच बैठकर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को रद्द कर दे, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को समाप्त कर दे, तो पूरा का पूरा मूल ढांचे का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। और जब मूल ढांचे का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा, तब संविधान संशोधन करके भारत को एक धर्म का राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन 11 जजों की बेंच से बड़ी बेंच बैठाई नहीं जा सकती। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को यदि रद्द किया गया तो आधा संविधान बदल जाएगा। और संविधान का रक्षक न्यायपालिका है, और न्यायपालिका ऐसा कभी नहीं होने देगी। सर, आपने ये बात क्यों बोली? आपने ये बात क्यों बोली कि 11 जजों से बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी, क्योंकि 13 जजों से बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी, क्योंकि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में 13 जजों की बेंच बैठाई थी। और किसी भी पीठ के फैसले को वही पीठ रद्द कर सकती है जब उससे बड़ी बेंच बैठाई जाए। और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में ही कहा गया कि भारतीय संविधान का जिसे मूल ढांचा घोषित कर दिया जाएगा, उसे संसद संविधान में संशोधन करके भी नहीं बदल सकती। अगर ऐसे मूल ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास संसद करेगी तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी संशोधन को रद्द कर देगी। इसी को आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे ही मूल ढांचे का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में आया था। तो अगर आप कोई आपसे बात करे कि भारत क्या एक धर्म का राज्य बन सकता है, तो उसे समझा दीजिएगा, नहीं बन सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा तब क्या करिए जब थोड़ा बहुत ज्ञान अपने देश के संविधान का हो। लोग कुछ भी बोल देते हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और यही सेकुलरिज्म भारत की एक अनूठी पहचान है। इसी सेकुलरिज्म के लिए दुनिया में भर में भारत जाना जाता है, और अपने इस सेकुलरिज्म के चरित्र को भारत कभी समाप्त नहीं कर सकता है। और राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए ऐसी जुमलेबाजी की जाती है, वो केवल जुमलेबाजी है, धरातल पर कभी ये हकीकत नहीं हो सकती है। राइट। लेकिन विडंबना है कि लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने वाले लोग अंगूठा छाप भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ही कहता है कि भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं हो चलेगा। जब देश के प्रथम नागरिक के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता कहाँ से रखती जाती। और यही प्रावधान की वजह से शायद अयोग्य लोगों के द्वारा शासन का संचालन होता है। अयोग्य लोगों के द्वारा शासन का संचालन होता है। मैंने संसदीय व्यवस्था का दोष में लिखाया है कि मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि योग्य लोग हमारी शासन प्रणाली में नहीं पहुंच पाते। आप जैसे हजारों योग्य लोग हमारे देश में पड़े हैं, लेकिन वो शासन का हिस्सा नहीं बन पाते, वो सरकारों का हिस्सा नहीं बन पाते। सरकारों का हिस्सा वही बन पाते हैं जो संसद और विधानमंडल के सदस्य होते हैं, और संसद और विधानमंडल के सदस्य वही होते हैं जिनके पास बहुकाल होता है, 10 स्कॉर्पियो होती है, उतना पैसा होता है जितना चढ़ावा चढ़ा के टिकट प्राप्त कर लिया जाए, इतना पैसा होता है लोगों को खरीदा जा सके, इतना पैसा होता है कि वोट को परिवर्तित किया जा सके। ये हमारी लोकतंत्र की कमजोरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक न्याय के लिए जरूरी है किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन इस समस्या में मैं सरकारों को दोष नहीं दूंगा, मैं राजनीतिक दलों को दोष नहीं दूंगा, मैं दोष आप और मैं जैसे मतदाताओं को दूंगा, क्योंकि हम ही चुनते हैं ऐसे लोगों को। ये मंगल ग्रह से नहीं टपकते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव हमारे और आपके द्वारा, लोगों के द्वारा, मतदाताओं से ही किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, बिहार विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर हुआ। 10वीं बार नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री जी का शपथ ले रहे हैं, 10वीं बार, 10th टाइम। और कुछ पार्टियों ने अपनी तरफ से रिटायर्ड आईएएस को उतारा था, रिटायर्ड पीसीएस को उतारा था, योग्य रिसर्चर जेआरएफ कैंडिडेटों को उतारा था, लेकिन बिहार की जनता ने उनको मुंह के बल गिरा दिया। ऐसे योग्य लोगों को मौका ही नहीं दिया विधानसभा पहुंचने का। इलाहाबाद के पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी 2014 के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि जो मैं प्रशासन के माध्यम से नहीं कर सका, जो मैं अस्थायी कार्यपालिका के माध्यम से नहीं कर सका, अब मैं राजनीतिक कार्यपालिका में प्रवेश करके वो करके दिखाऊंगा, ऐसा मनसा जताया था बादल चटर्जी, जो इलाहाबाद के पूर्व कमिश्नर और आईएएस अधिकारी रहे। लेकिन जब चुनाव लड़ा तो उनकी जमानत जब्त हो गई। भारत की जनता ने, इलाहाबाद के मतदाताओं ने उन्हें 1/6% मत भी नहीं दिया। ये नहीं कि हमारे मतदाता भी बहुकाली लोग चाहते हैं,
हमारे मतदाता भी 10 स्कॉर्पियो से चलने वाले लोगों को चाहते हैं। हमारे मतदाता भी एक दिन जो लिफाफा पकड़ा दिया वो लिफाफे वाले लोग चाहते हैं। हमारे देश के मतदाता भी रात भर जो ठर्रा एक दिन अंतिम रात को उनको मादक पे पदार्थ पिला दिया, ऐसे उम्मीदवार को चाहते हैं। इसलिए भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, योग्य लोगों का अभाव हो रहा है, क्योंकि भारत की जनता, भारत की जनार्दन, जिसमें लोकतंत्रात्मक शक्ति अंतिम रूप से निहित है, वो भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि योग्य लोग कौन है, योग्य लोग कौन है। सही लोगों को तो आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए सही लोग हतोत्साहित हो रहे हैं और बुरा करने वाले, भौकाल से चलने वाले, आपराधिक गतिविधियों में रहने वाले लोग को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को मतदाता चुन रही है। इसलिए इस सारी समस्या का जड़ में भारत के मतदाताओं को मानूंगा, सरकारों को नहीं, राजनीतिक दलों को नहीं मानूंगा, क्योंकि राजनीतिक दलें भी जानती हैं एक कमजोर लोग को, एक बेबस लोग को, साइकिल से चलने वाले लोगों को, पैदल चलने वाले लोगों को अगर हमने टिकट दे भी दिया तो हमारा टिकट खराब हो जाएगा। हमें टिकट भौकाल वाले लोगों को देना है, हमें टिकट 10 गाड़ियों से चलने वाले लोगों को देना है, हमें टिकट दबंग आदमियों को देना है। आपने मजबूर कर दिया। एक बार अपने मतदान के माध्यम से साबित कर दो कि ऐसा कोई उम्मीदवार जिस पर एक 307 का भी मुकदमा रहा, तो मैं ऐसे लोगों को कभी चुनकर सदन में नहीं भेजूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी जनता के बीच जनसुलभ नहीं हो सकता, मैं ऐसे लोगों को कभी भी सदन के भीतर नहीं भेजूंगा। एक ऐसा लोग जो लोगों की बातों को आसानी से सुनते नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कभी सदन में नहीं भेजूंगा। उस दिन आम जनमानस को भी सरकारें टिकट देंगी, क्योंकि सरकारों को भरोसा हो जाएगा हमारे देश की जनता ऐसे लोगों का चुनाव करती है जो जनसुलभ है, जो लोगों के लिए उपस्थित है। उस दिन भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा, और ये मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। हम कैसे उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, लेकिन इस लेवल तक कहां कोई सोच रहा है, सोच नहीं रहा है। मुझे मौका मिला है कि इस मंच पर खड़े होकर या दुनिया के अलग अलग मंचों पर खड़े होकर देश के युवाओं को पढ़ाने का और सही रास्ता दिखाने का, और उनके अंदर सही विचारधारा, तटस्थ होकर इस बात की परवाह किए बगैर कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान, सिख हूं या ईसाई, मैं पहले भारतीय हूं। एक भारत का इमरान होने के नाते मैं भारत भर के लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जागो ग्राहक जागो, अपने आप को पहचानो, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करो, भारत की संस्कृतियों को बनाए रखो, ये बहुलवादी संस्कृति का संरक्षण करो, ये बहुलवादी विविधता को संरक्षण करो। इसी से भारत की अनूठी पहचान है। इस पहचान को बनाए रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जनता को जागरूक करना जरूरी है, जनता को पढ़ाना जरूरी है, जनता के अंतर अच्छे और बुरे की पहचान करना जरूरी है, उसे अच्छे निर्णय लेने के तरीके पते होने चाहिए। अगर ऐसे जनता हो गई तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा, लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा, हमारी संस्कृतियों का संरक्षण अपने आप बना रहेगा। ये समस्याओं की वजह से कई बार हमारी पंथ निरपेक्षता पर चोट लग रहा है, जो आने वाले भारत के भविष्य और मुस्तकबिल के लिए नुकसान है। समझ में आ गई बात यहां तक? अब मुझे बस आपको यह समझाना है, अभी चौधरी जी ने एक सवाल किया था कि सर पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता क्या एक ही बात है? देखिए, इंग्लिश में एक शब्द चलता है, इंग्लिश में एक शब्द चलता है जिसका नाम है सेकुलर। हिंदी में 2 शब्द चलता है, एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता, एक शब्द है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, एक शब्द है पंथ निरपेक्षता। तो इंग्लिश में केवल एक वर्ड आता है, हिंदी में 2 शब्द आता है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही शब्द है या दोनों में कुछ अंतर है? दोनों में अंतर है, कुछ अंतर है। एक व्यवहारिक अंतर है और एक तकनीकी अंतर है। एक व्यवहारिक अंतर है, एक व्यवहारिक अंतर है और एक तकनीकी अंतर है। तकनीकी अंतर है। और जानकारी के लिए आप विद्यार्थियों को मैं बता दूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहां प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी आयोग आपसे धर्मनिरपेक्षता लिखकर सवाल पूछ लेता है। पेपरों में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको परेशान नहीं होना है, उसे आपको गलत नहीं मानना है, क्योंकि सेकुलर शब्द का दोनों अर्थ होता है, पंथ निरपेक्षता भी और धर्मनिरपेक्षता। इसके लिए 2 शब्द हिंदी में चलते हैं।
लेकिन दोनों के बीच एक व्यवहारिक अंतर है, एक तकनीकी अंतर है। लेकिन फिर भी कई बार आपसे आयोग और कमीशन पंथ धर्मनिरपेक्षता कह के सवाल पूछेगा तो आप घबराना मत, मैं पहले बता दे रहा हूं। जबकि स्पष्ट रूप से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका व्यवहारिक कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका व्यवहारिक कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका व्यवहारिक कारण क्या है, इसका व्यवहारिक कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका व्यवहारिक कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका व्यवहारिक कारण पहला यह है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये कहां चलता था? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये पश्चिमी देशों में चलता था। कहां पर चलता था? पश्चिमी देशों में चलता था। यह यूरोपीय कंट्री में चलता था। ये फ्रांस जैसे देशों में प्रचलित था। और यहां धर्मनिरपेक्षता का मुख्य अर्थ क्या होता था? राज्य के साथ धर्म का पूर्णता अलगाव होगा। ध्यान से समझिएगा, गहरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द चलता था, यूरोपीय कंट्री में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द चलता था, फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता थी, उसका शाब्दिक अर्थ होता था कि राज्य के साथ धर्म पूरी तरीके से अलग होगी। यानी कि राज्य धर्म का विरोध करेगा। राज्य यानी कि सरकारें, यानी कि कंट्री, यानी कि देश किसका विरोध करेगा? धर्म का टोटली विरोध करेगा। कोई आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देगा। क्या भारत में ऐसा संभव था? अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में चर्बी लगे कारतूस को खोलने के लिए कह दिया। हमारे धार्मिक मामलों में हल्का सा चोट कर दिया। पिछले 200 सालों से जिस अंग्रेजों के खिलाफ मैंने एक आवाज नहीं उठाई थी, हमने बगावत की, ऐसा बिगुल बजा दिया कि पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। यानी भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप खतरे से खाली नहीं होगा। भारत एक धर्मों का देश नहीं है, भारत अनेक धर्मों का देश है। और भारत जैसे देश में किसी एक विशेष धर्म को मान्यता तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन धर्म से आप अलगाव भी नहीं कर सकते हैं, आप धर्म का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। भारत जैसे अगर राज्य में अगर धर्म का विरोध किया तो मुस्लिम के आधार पर, इस्लाम के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत का पहला विभाजन पाकिस्तान के नाम पर हुआ। आगे चलकर सिख के नाम पर बंटवारा होगा, ईसाई के नाम पर बंटवारा होगा, जैन के नाम पर बंटवारा होगा, बौद्ध के नाम पर बंटवारा होगा, पारसी के नाम पर बंटवारा होगा। और ऐसा बंटवारा भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता शब्द था, ये धर्मनिरपेक्षता के दो पक्ष होते हैं। एक होता है सकारात्मक पक्ष, एक सकारात्मक पक्ष। एक धर्मनिरपेक्षता का होता है सकारात्मक पक्ष। दिमाग को गहरा कर लीजिए, मैं गहराई में जा रहा हूं। एक धर्मनिरपेक्षता का होता है नकारात्मक पक्ष। एक होता है नकारात्मक पक्ष और एक होता है सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष का नकारात्मक पक्ष है। ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। ये राज्य को धर्म से पूरी तरीके से अलग रखता है, ये धर्म का विरोध करता है। और भारत जैसी धर्मनिरपेक्षता में धर्म का विरोध नहीं चलेगा। इसलिए कहा गया कि भारत में अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया तो हमारे लोग, देश के कुछ लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं, यहां पर राज्य धर्म को कोई सुविधा नहीं देगा, धर्म का विरोध करेगा। जबकि भारत में धर्म का विरोध नहीं चल सकता। इसलिए कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता जैसे नकारात्मक पक्ष को नहीं अपनाएंगे, बल्कि हम धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष को अपनाएंगे। और हम भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे, जो कि धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष है, जो कि राज्य को इस बात की अनुमति देता है कि वह लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराए, न कि वह धर्म का विरोध करे। क्योंकि भारत जैसे धार्मिक विविधता वाले देश में धर्म का विरोध नहीं चल पाएगा। इसलिए 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष नहीं, सकारात्मक पक्ष जोड़ा गया और उस सकारात्मक पक्ष को पंथ निरपेक्ष शब्द कहा गया। क्या कहा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द कहा गया। ओ हो,
आज जाके समझ में आया व्हाट इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन द पंथ निरपेक्षता एंड धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष है और पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष है। पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत राज्य पूरी तरीके से धर्म का विरोध नहीं करता बल्कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रताएं सुनिश्चित कराता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता राज्य के भीतर पश्चिम के देशों में, यूरोपीय कंट्रीज में, फ्रांस जैसे देशों में राज्य पूरी तरीके से धर्म का विरोध करता है और यह विरोध भारत में नहीं चल सकता। इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जब प्रस्तावना जैसे शब्द को जोड़ा गया, जब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया तो इसके नकारात्मक पक्ष को नहीं अपनाया गया बल्कि इसके सकारात्मक पक्ष को अपनाया गया। यूपीएससी आपसे सवाल करता है, यूपीपीसीएस आपसे सवाल करता है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के कौन से पक्ष को अपनाया गया है? सकारात्मक पक्ष को अपनाया गया है, न कि नकारात्मक पक्ष को अपनाया गया है, न कि नकारात्मक पक्ष को अपनाया गया है। यह डिफरेंस है दोनों में। सर एक बात मुझे और बता दीजिए जाते जाते, पंथ निरपेक्षता में तो आज ने आपने पूरी की पूरी गुत्थी खोल दी है और खोलता हूं पंथ निरपेक्षता को। शायद अब तक आप पंथ निरपेक्षता का सही मतलब समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज समझ रहे होंगे कि वाकई में पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष, अगर भारत पंथ निरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष को अपनाता है तो भारत जैसे देश में राज्य और धर्म का क्या रिश्ता है? भारत जैसे देश में भारत जैसे देश में राज्य का मतलब यहां सरकार हुआ। राज्य धर्म के साथ कैसा संबंध रखती है? धर्म के साथ कैसा संबंध रखती है? राज्य धर्म के साथ कैसा संबंध रखती है? मैं 4 विकल्प देता हूं। क्या राज्य धर्म का विरोध करता है? क्या राज्य धर्म का सहयोग करता है? या राज्य धर्म के साथ तटस्थ या न्यूट्रल होता है? या राज्य धर्म के साथ तटस्थ या न्यूट्रल रहता है? राज्य धर्म के साथ तटस्थ या न्यूट्रल रहता है। अगर भारत राज्य धर्म का विरोध करता होता तो धर्मनिरपेक्षता शब्द लिखा जाता। अगर भारत राज्य धर्म का सहयोग करता होता तो धार्मिक राज्य कहा जाता, तब पंथ निरपेक्षता लिखा भी ना जाता। इसका मतलब है कि भारत जैसे देश में राज्य धर्म का विरोध नहीं करता, राज्य धर्म का सहयोग भी नहीं करता है, राज्य धर्म के साथ तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है। यानी भारत जैसे देश में राज्य और धर्म का कैसा रिश्ता है? सॉरी, न्यूट्रलिटी का रिश्ता है। सर बुरा ना माने तो एक बात और बता दीजिए। हम क्यों बुरा मानेंगे, हम तो बताने के लिए ही आए हैं। तटस्थता का मतलब क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा कि आपको मेरे से एक सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं बच्चा था, जब मैंने सेकुलरिज्म जैसे शब्द को जीवन में पहली बार सुना था, मेरे मन में क्या क्या सवाल आए थे, मेरे दिमाग में कौन कौन सा कंफ्यूजन था, ये आज भी मुझे याद है। और उसी को याद करके मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मानकर पहली बार मुझे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब मैंने पंथ निरपेक्ष को पहली बार पढ़ा था। हालांकि शायद मुझे इस तरीके से नहीं समझाया गया था पहली बार, इसलिए मुझे सीखने में 10 साल लग गए। लेकिन जब मैं सीख पाया तो मैंने ये शपथ लिया है कि मैं अपने बच्चों को, मैं आने वाली पीढ़ियों को, मैं आने वाले विद्यार्थियों को, जो सीखने में मुझे 10 साल लगा है, मैं उनको 10 मिनट में सिखा के विदा करूंगा। तो आपके सारे सवालों को मैं खुद उठाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी कक्षा में डाउट नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हो गई तो भ्रम हो सकता है, लेकिन डाउट नहीं हो सकता है। लेकिन आ जाए तब भी बताऊंगा। लेकिन सच्चाई यही है, डाउट आ नहीं सकता, क्योंकि आपके उन सवालों को मैं उठाता हूं जो आप सोचते हैं, लेकिन आपके उन सवालों को भी उठाता हूं जो आप नहीं सोचते हैं। इसलिए बस केवल चीजों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब आपका सवाल मेरे से होना चाहिए कि सर तटस्थता का अर्थ क्या होता है?
तटस्थता का अर्थ क्या होता है? अगर आप कहते हैं कि भारत जैसे देश में राज्य धर्म के साथ न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, राज्य सभी धर्मों को समान अवसर देगा, राज्य सभी धर्मों को समान सुविधा देगा। अरे इतना ही नहीं, तटस्थता का एक अर्थ यह भी होता है कि जिस देश के अंतर्गत राज्य धर्म के साथ तटस्थता का संबंध रखती है, उस देश में राज्य देश के सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है। धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है। यह भी एक बात होती है। क्या? जिस राज्य के भीतर राज्य धर्म के साथ तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है, उस देश के भीतर राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सभी धर्मों को समान अवसर देता है, सभी धर्मों को समान सुविधा देता है, और अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य जो भी धार्मिक आजादी दी गई है, उस धार्मिक आजादी को सुनिश्चित कराता है कि जो भी धार्मिक आजादी आपको संविधान द्वारा दी गई है, उस धार्मिक आजादी को दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, मैं आपको दिलाऊंगा, ये वादा करता हूं। हो सर, अब समझ में आया कि तटस्थता का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है। लेकिन सर अगर आप बुरा न माने तो एक विवाद और मेरे मन में आ रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए। क्या विवाद आ रहा है? आपने कहा कि भारत जैसे देश में राज्य धर्म का विरोध नहीं करता। ठीक है, आपकी बात मान लिए, नहीं करता भारत में धर्म का विरोध। लोग नमाज भी पढ़ते हैं, लोग पूजा भी करते हैं, लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, कोई राज्य भारत किसी व्यक्ति को नहीं रोकता है। लेकिन आपने कहा कि भारत जैसे देश में राज्य धर्म का सहयोग नहीं करता है। हम आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है सर। काहे नहीं मानेंगे? क्योंकि हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि सर कुछ राज्य धार्मिक कार्य करती हुई हमें दिखाई देती है। भले ही इंडिया सेकुलर कंट्री है, लेकिन मैंने राज्य को कई बार धार्मिक कार्य करते हुए देखा है। कब देखा? हमने कई बार देखा है सर, मुसलमानों को हज जाने के लिए हज सब्सिडी दी जाती है। हमने कई बार देखा है कि माघ मेले के समय सारी रोडवेज बसों को फ्री कर दिया जाता है। हमने कई बार देखा है कि रक्षाबंधन के समय रोडवेज में किसी का कोई किराया नहीं लगता है। मैंने कई बार देखा है कि अमरनाथ यात्रा, कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए लोगों को कुछ विशेष पैकेज दिया जाता है। क्या ये धार्मिक कार्य नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तब काहे कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में राज्य धर्म का सहयोग नहीं करता है? पूर्णतः किसी विशेष धर्म का सहयोग नहीं करेगा। भारत जैसे देश में राज्य किसी विशेष धर्म को सहयोग नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए वह धार्मिक कार्य कर सकता है। काहे? क्योंकि भारत की धर्मनिरपेक्षता गांधीवादी सिद्धांत पर काम करती है। गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है? गांधीवादी सिद्धांत सर्व धर्म समभाव के सिद्धांत पर काम करती है। गांधीवादी सिद्धांत सर्व धर्म समभाव के सिद्धांत पर काम करती है, जो सभी धर्मों को साथ साथ लेकर चलने की बात करती है। और भारतीय पंथ निरपेक्षता गांधीवादी सिद्धांत सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर काम करती है। इसलिए भारत में राज्य सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए कुछ धार्मिक कार्य कर सकता है, क्योंकि भारत में पंथ निरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष नहीं बल्कि सकारात्मक पक्ष अपनाया गया है। इसलिए राज्य कई बार आपको धार्मिक कार्य करते हुए दिखाई देता है, लेकिन राज्य यदि ऐसा करते हुए किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करे और दूसरे धर्मों को दरकिनार करे, तब यह पंथ निरपेक्ष का उल्लंघन माना जाएगा, तो यह पंथ निरपेक्षता का खतरा माना जाएगा। लेकिन अगर भारत में राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हुए सबको समान सुविधाएं दे, सबके लिए धार्मिक कार्य करती रहे, सबको एक आंख से देखती रहे, यानी कि कुल मिला के आपको यह कहा जाएगा कि भारत जैसे देश में राज्य को दो चश्मा नहीं लगाना है, दो चश्मा नहीं लगाना, दो आंखों से नहीं देखना, केवल एक आंख का प्रयोग करना है। और यहां एक आंख का प्रयोग का तात्पर्य क्या हुआ? भारत के सभी धर्म के लोगों को एक तरह देखना है, एक जैसा समझना है, एक तरह मानना है, एक जैसा व्यवहार करना है। जिस दिन दो आंखें इसके लिए आपने खोल दी, इनके साथ अलग व्यवहार, इनके साथ अलग व्यवहार, उसी दिन भारत का पंथ निरपेक्षता खतरे में आ जाएगा, उसी दिन भारत का पंथ निरपेक्षता खतरे में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष को नहीं बल्कि सकारात्मक पक्ष को अपनाया गया है। इट मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। समाप्त।
अब कमेंट करके बताइए कि आज पंथ निरपेक्षता समझ में आ गई या नहीं आ गई, पंथ निरपेक्षता का अर्थ समझ में आ गया या नहीं, तटस्थता का मतलब समझ में आ गया या नहीं, राजकीय धर्म का मतलब समझ में आ गया या नहीं, धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया ये समझ में आ गया कि नहीं, राज्य सभी धर्मों का सहयोग क्यों करती है ये समझ में आ गया या नहीं, भारत जैसे देश में राज्य और धर्म का रिश्ता कैसे है ये समझ में आ गया या नहीं, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता कैसी है और भारत की पंथ निरपेक्षता कैसी है, दोनों के बीच क्या अंतर है, ये सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई या नहीं। एवरीवन, एनी डाउट टू एनीबॉडी? सब कुछ क्लियर? और क्लास ओवर होगी, क्या करना है, जैसे ही आज 10:30 बजेगा तुरंत मेरा नोट्स उठाइएगा, पंथ निरपेक्षता की हेडिंग खोलिएगा, 5 टाइम पढ़िएगा, कितना, 5 बार, 5 बार पढ़िएगा, फिर मुझे बताइएगा। अभी क्लास में 50% क्लियर होगा, ये मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा 100% क्लियर हुआ होगा, मैं कह रहा हूं 50% क्लियर होगा। जैसे ही मेरे नोट्स को आप 5 बार पढ़ेंगे तो 100% हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आपको इस मंच पे खड़ा कर दूं, अगर आप बोलना आता है तो आप पंथ निरपेक्षता आने वाली पीढ़ी को सिखा सकते हैं। आपको इस लेवल की पंथ निरपेक्षता मैंने पढ़ा दी। पश्चिम के ज्यादातर देशों में पंथ निरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष है, भारत में पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष है। किसी बच्चे ने कहा, तुषार ने, कि धर्म का विरोध करेगा, इसका मतलब कि धर्म निरपेक्षता है नहीं। धर्म निरपेक्षता का मतलब यह होता है कि वहां का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कोई एक विशेष धर्म को महत्व नहीं देगा, लेकिन महत्व न देने के साथ साथ अगर वह पूरी तरीके से धर्म का विरोध भी करने लगे, धर्म का विरोध भी करने लगे, तो यह धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष में आ जाता है। लेकिन किसी विशेष धर्म को मान्यता न देते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ धार्मिक कार्य किए जाने लगे, तो ये पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष हो जाता है। जैसे आपके पापा कहे, आज के बाद तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तुमको नहीं डांटूंगा, तो मैं तुमको नहीं बोलूंगा, मेरे से आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें कोई सुविधा नहीं दूंगा, मैं किसी एक बच्चे को स्पेशली नहीं पढ़ाऊंगा, ये पंथ धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन वो आपको लेकर इतने अडिग हो जाए कि आपको स्कूल जाने से मना भी करने लगे, तो ये नकारात्मक पक्ष है। अगर पापा ये कहते हैं कि मैं किसी स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, तो ये इनकी न्यूट्रलिटी है। लेकिन वो इतना रिजिड हो जाए अपनी इन बातों को लेकर, उसे डंडा लेके पीटने लगे, स्कूल से आज स्कूल के लिए निकले तो पैर तोड़ देंगे तुम्हारा, तो आप इतने ज्यादा टाइट हो गए, सहयोग ना कर रहे हो तो चलता है, विरोध क्यों कर रहे हो भाई, ये नकारात्मक पक्ष है। तो पश्चिम के लोगों ने किसी राज्य को, किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन धर्म का विरोध तो नहीं करना था, लेकिन उन लोगों ने धर्म को विरोध भी करने लगा। तो भारत जैसे देश में राजनीति से धर्म को अलग रखने की बात कही गई है। भारत जैसे देश में पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य में धर्म को और राजनीति से अलग रखा जाएगा, लेकिन विडंबना हमारे देश की धर्म की ही राजनीति हो रही है। भारत जैसे देश में कहा गया है राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, राज्य के कार्यों में धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, सरकार की योजनाओं में धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, राजनीति को धर्म से अलग कर दीजिए, यह है सही सेकुलरिज्म। लेकिन कमाल हमारे देश का, धर्म की ही राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे ही हम मतदान कर रहे हैं, धर्म के नाम पे सरकारें बन रही हैं, धर्म के नाम पे गठबंधन हो रहा है। क्या दौर आ गया है, ये सब हमारे पंथ निरपेक्षता की खतरा है। पंथ निरपेक्ष जैसे देश में राजनीति से धर्म को टोटली अलग करने की बात की गई है। राजनीतिक के कार्यों में धर्म का प्रभाव दिखना ही नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर वोट मांगना ही नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर योजनाएं बनानी ही नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर कानून बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा सारा काम धर्म के नाम पे हो रहा है, यह भारत देश का खतरा है। तो एक शब्द था आपके पास, धर्मनिरपेक्षता, और शायद मेरे कक्षा के 45 मिनट गुजर गए इसमें।
लेकिन अब दोबारा जीवन में आपको किसी और से धर्मनिरपेक्षता पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पूरे मन से क्लास कर लिया है तो। चलिए अगली विशेषता की तरफ चलता हूं। भारत को धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की अलग एक विशेषता यह भी है, भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, यानी भारत में लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी, और भारत को एक गणराज्य भी घोषित किया गया है। भारत को रिपब्लिक भी कहा गया है, भारत में डेमोक्रेसी भी है। जब बात आती है लोकतंत्र की, तो कक्षा 6 में आपको पढ़ाया गया कि अब्राहम लिंकन का कथन है कि जनता का द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। लोकतंत्र को अब अगर आप तोड़ के देखते हैं, डेमोक्रेसी को आप तोड़ के देखते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में लोगों के द्वारा तंत्र बनाया जाता है, लोगों के द्वारा तंत्र बनाया जाता है। तंत्र का मतलब क्या होता है सर? सिस्टम। लोगों के द्वारा तंत्र बनाया जाता है, यानी सिस्टम बनाया जाता है, और लोगों के द्वारा ही इसे स्वीकार किया जाता है, लोगों के द्वारा ही इसे स्वीकार किया जाता है, और लोगों के द्वारा ही इसे अपना लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है, जहां पर सर्वे सर्वा कौन होता है, जहां पर सर्वे सर्वा कौन होता है, जहां पर अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जहां पर अंतिम शक्ति जनता के पास होती है बाबू, जहां पर अंतिम शक्ति जनता के पास होती है बाबू। किसके पास होती है? जहां पर अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन मैं अब्राहम लिंकन से थोड़ा ऊपर जाना चाहूंगा, मैं और सरल भाषा में आना चाहूंगा, और मैं विद्यार्थियों को समझाना चाहूंगा, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, एक ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया हो, और एक ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा अपने ऊपर लागू भी कर लिया गया हो। ऐसे ही तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है, जिस व्यवस्था की अंतिम शक्ति हमारे और आपके हाथों में है। और विडंबना, कैसे लोकतंत्रात्मक देश में जिसके हाथ में अंतिम शक्ति, वही सबसे ज्यादा परेशान है, वही सबसे ज्यादा परेशान है। भारत में राजनेता परेशान है कि जनता? भारत में सरकारें परेशान है कि मतदाता? भारत में तंत्र परेशान है कि लोग? भारत में लोग परेशान है, भारत में जनता परेशान है, भारत में हम आप और परेशान हैं। जबकि अंतिम पावर किसके पास है? हमारे पास है, आपके पास है। लेकिन फिर भी क्यों परेशान है? क्योंकि आपको अपनी पावर पता ही नहीं है, क्योंकि आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप अपने ताकत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आप परेशान हो, इसी वजह से हम परेशान हैं। ये लोगों का ही तंत्र है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है, हमने ही स्वीकार किया है, हमने ही लागू किया है, हमने ही सरकारों को पावर दी, हमने ही संविधान को पावर दी, और हम ही परेशान है। क्या ऐसा देश है मेरे भाई? ये कैसा देश है साहब? ये कैसा देश हो गया कि हमारे हाथ में ही अंतिम शक्ति और हम ही परेशान हैं? इसका मतलब है कि जागरूकता का अभाव है। हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा देश, जिस देश में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, ऐसे देश को हम लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं हुआ साहब। अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना है तो लोकतंत्र का और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लोकतंत्र को कई सारे चश्मे को लगा कर देखना पड़ेगा। आज से पहले अगर आपको से कोई पूछता व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, मुझे लगता है कि इसके 90% विद्यार्थी केवल इतना बता पाते। अगर बता पाते, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है। ये बहुत संक्षिप्त परिभाषा है मेरे भाई, इसकी गहराई कुछ और है, इसकी वास्तविकता कुछ और है। लोकतंत्र का मतलब कुछ और है, लोकतंत्र के डायमेंशन कुछ और होते हैं। क्या होता है लोकतंत्र का अन्य मतलब,
इसके अन्य डायमेंशन क्या होते हैं, इसके अन्य आयाम क्या होते हैं, आइए आगामी 10 मिनट में आपको समझाता हूं कि कैसे पता चलेगा कि कोई देश में लोकतंत्र है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि लोकतंत्र कितने परसेंट में है। अरे जब आपको बुखार आता है तो थर्मामीटर लगाकर डॉक्टर बताता है 102 डिग्री बुखार है, 99 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है। आज मैं आपको ऐसा थर्मामीटर पकड़ा दूंगा, दुनिया के किसी भी देश में जाकर देख लेना वहां कितना प्रतिशत लोकतंत्र है। डॉक्टर ने थर्मामीटर के माध्यम से आपके बुखार का डिग्री बताया है। आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी देश का ऑपरेशन करके आप बता दोगे यहां पर इतनी मात्रा में लोकतंत्र है। और भारत के भी लोकतंत्र का मूल्यांकन हो जाएगा और भारत में भी लोकतंत्र कितनी मात्रा में है, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। समझाता हूं लोकतंत्र की पहचान कैसे की जाए, लोकतंत्र के आयाम या लोकतंत्र के गुण या लोकतंत्र की विशेषता या लोकतंत्र के लक्षण, लोकतंत्र की विशेषता या 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 लक्षण। कैसे पता चलेगा कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने शासकों का चुनाव करती है, अपने शासकों का चुनाव करती है, यह पहली पहचान है। दूसरी पहचान, लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने शासकों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होती है, चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होती है। लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव करते समय जनता के पास पर्याप्त विकल्प होते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है, किसी देश में अगर लोकतंत्र का पता लगाना है कि यहां लोकतंत्र कितनी मात्रा में है, 4 चश्मा लगा करके देखो और 4 चश्मों का प्रतिशत निकालो, वहां लोकतंत्र का प्रतिशत अपने आप निकल जाएगा। लेकिन दुनिया भर के बच्चे केवल ये एक परिभाषा रट के बैठे हैं कि जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है वही लोकतंत्र होता है। जहां जनता अपने शासकों का चुनाव करती है, जहां जनता को मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है, वहां लोकतंत्र होता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में जनता को अपने मत देने का अधिकार है, लेकिन दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में जनता अपने शासकों का चुनाव करती है, लेकिन उन सारे देशों में लोकतंत्र असली रूप में नहीं पाया जाता है। असली लोकतंत्र क्या है, वास्तविक लोकतंत्र क्या है, रियल डेमोक्रेसी क्या है, उसके ये 4 डायमेंशन होते हैं। रियल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, वास्तविक लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। क्या करती है? जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। क्या भारत में भी जनता अपने शासकों का चुनाव कर सकती है? क्या भारत में भी जनता मतदान करती है? यस। इसका मतलब पहला डायमेंशन भारत में क्लियर है। दूसरा, क्या जनता अपने शासकों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है? जब अपने शासकों का वह चुनाव करती है तो उसके विचारधारा को प्रभावित तो नहीं किया जाता, उसकी विचारधारा को प्रभावित तो नहीं किया जाता। अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई कर लीजिए, मैं गहरी व्याख्या की तरफ जा रहा हूं। अपना कंसंट्रेशन लेवल आप लोग हाई कर लीजिए, मैं गहरी व्याख्या की तरफ जा रहा हूं। मैंने कहा कि क्या भारत में जनता अपने शासकों का यानी अपने उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है? क्या उसके विचारों को प्रभावित तो नहीं किया जाता?
आइए बिहार का चुनाव हुआ है, देख लेते हैं। आइए बिहार का चुनाव हुआ है, देख लेते हैं। प्रभावित तो नहीं होती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लूंगा, मैं एबी काखा काखा करके बोलूंगा और मेरी बात पे मोहर लगाना अगर बात सही होगी तो। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा था, कोई एक उम्मीदवार था, उसने कहा मेरी सरकार बनाओ, हर घर में एक नौकरी दूंगा। कोई एक व्यक्ति था, प्रचार कर रहा था, उसने कहा, नोटों की गड्डी लेकर खड़ा हो गया और उसने कहा लो पैसे, लो पैसे, लो पैसे, माताजी तुम भी लो, दादाजी तुम भी लो, लेकिन वोट कहां देना है? का को देना है, मुझे देना है। कोई एक पार्टी आती है और वो कहती है कि अगर आपने हमारी सरकार को बनाया, अगर हमें मतदान किया, तो हम यहाँ पर आपको एक भव्य मंदिर का, एक भव्य मस्जिद का निर्माण करा देंगे। धर्म के नाम पर बरगलाया गया। और कोई आता है और कहता है कि अगर आपने मतदान किया तो बिहार का हर व्यक्ति नौकरी का हिस्सा बन जाएगा। और कोई लोग कहते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आज शाम को आना, ऐसा ऐसा पिलाऊंगा, ऐसे ऐसे पिलाऊंगा कि आप तब तक झूमोगे जब तक कि वोट नहीं पड़ जाता है। रात भर मादक पेय पदार्थ पिलाया गया। अरे इतना ही नहीं, कुछ कमजोर लोगों के घर पहुंचकर कहा गया यह है लालटेन, यह है धनुष, यह है फला, यह है फला, अगर पहचान लो वोट इस पर नहीं पड़ा तो कल ये कोड़े जो है ना, ये तुम्हारे शरीर पर पड़ेंगे, ऐसा भी कहा जाता है। जब ऐसा कहा जाता है तो जब आप वोट देने जा रहे थे, आपका मन था किसी और को देने के लिए, आपकी निष्ठा, आपका भरोसा, आपको विश्वास किसी और व्यक्ति पर था, लेकिन वोट देते देते आप बदल गए। किस नाम पर? कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी 10,000 रुपए के लिए, कभी अनाज के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी मादक पे पदार्थ में मस्त हो गए, कभी कोड़ों की डर से आपने अपना विचार बदल दिया। आपने अपने शासकों का चुनाव तो किया, लेकिन आप अपने शासकों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपने शासकों का जब चुनाव करने जा रहे हैं तो आपकी विचारधारा को प्रभावित किया जा रहा है। किस नाम पर? कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वोटों के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मादक पेय पदार्थ के नाम पर, कभी नोटों की गड्डी के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर। तमाम लोग लुभावने लालच दे दिए जाते हैं और अंतिम समय पर आप जिसको देना चाह रहे थे उसको दे नहीं पाए, दे उसको दिए जिसके लिए आपके दिल में कोई निष्ठा और ईमानदारी और कोई विश्वास था ही नहीं। इसका मतलब है कि भारत जैसे देश में मतदाता यानी हम और आप अपने शासकों का यानी अब उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, करते हैं, लेकिन हम अपने शासकों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमारी विचारधाराएं प्रभावित की जाती है। किस आधार पर प्रभावित की जाती है? कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी पैसे के बहाने, कभी मादक पेय पदार्थ के जरिए, कभी बल यानी ताकत के बल पर हमारी विचारधारा को अंत में प्रभावित किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा तो लोकतंत्र खतरे में है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तीसरी बात, जब आप अपने शासकों का चुनाव करने जाएंगे तो चुनाव करते समय जनता के पास पर्याप्त विकल्प होना चाहिए। जब जनता वोट देने के लिए जाए तो उनके पास पर्याप्त विकल्प होना चाहिए, चाहे इसको चुनो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, मैं गांव के प्रधानी का एग्जाम्पल दूंगा। उर्मिला कुशवाहा जी ने कहा है कि सर हम तो गुप्त मतदान करते हैं, गुप्त मतदान करते हैं, कैसे पता चलेगा हमने किसको वोट दिया है? ऐसा नहीं है कि सब प्रभावित ही हो जाते हैं, कुछ लोग पैसों ले लेते हैं, पी भी लेते हैं और उसके बाद वोट भी नहीं देते हैं, देते उसको जिसको वो चाहते हैं। लेकिन जब डराया जाता है, जब धमकाया जाता है कि यहां का बक्सा खुलेगा और अगर वोट नहीं मिला आप लोगों का तो खैर नहीं होगी आप लोगों की, तो आदमी डर जाता है। कई बार तो लोगों के पीछे लोग लगा दिए जाते हैं कि दो, तुम्हारे पीछे हमारा आदमी लगा रहेगा, देखेगा, और अगर गलत पाए गए तो खैर नहीं होगी। ग्राम प्रधानी के चुनाव में जाके देखिए, कुशवाहा जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है।
कि लोगों के पीछे लोग लगा दिए जाते हैं, देखते रहो मतदान कहां पे कर रहा है। मादक पे पदार्थों में ऐसा मस्त हो जाता है, आपको पता नहीं कब क्या करना है। और लालच ऐसी चीज होती है जो आपको प्रभावित कर देती है। चलो भैया वोट देते हैं, हमारे घर में भी एक नौकरी आएगी। चलो भैया वोट देते हैं, 10,000 रुपए खाते में आया है, छोड़ो जाने दो, भले अच्छा आदमी है लेकिन अभी तो 10,000 रुपया मिल गया ना। हम क्षणिक लाभ के लिए कुशवाहा जी ऐसे कर देते हैं, उर्मिला कुशवाहा जी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जनता अपने शासकों के चुनाव के लिए जाती है तो उसके पास पर्याप्त विकल्प होना चाहिए। ग्राम प्रधानी की वोट में कई बार 3-4 उम्मीदवार खड़े होते हैं। बिरजू होता है, राम खिलावन होता है, राज बहादुर होता है, गुड्डन होते हैं, ऐसे ही नाम गांवों में होते हैं। और आपने मन बना लिया कि इस बार हम बिरजू को वोट देंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन इन 4 नामों के बीच अमर बहादुर सिंह भी खड़े थे, राजनारायण मिश्रा भी खड़े थे और यासिर खान भी खड़े थे। यह समाज के 3 शक्तिशाली वर्ग हैं। ये समाज के 3 शक्तिशाली वर्ग हैं और इन शक्तिशाली वर्गों ने देखा कि हमारे वोट कट रहे हैं। इन्होंने बिरजू को बुलाया, राम खिलावन को बुलाया, गुड्डन को बुलाया, सुन्नर को बुलाया। कहा सुना है चुनाव लड़ रहे हो? कहा हाँ साहब, सोचा तो था। का दिमाग खराब हो गया है? नेता बनोगे? इतने बड़े हो गए हो कि अब हमारे खिलाफ चुनाव लड़ोगे? कल पर्चा वापस ले लेना, वरना बाग में दिखाई नहीं दोगे। आज के बाद बाजार में बैठने नहीं दूंगा, घर से बाहर नहीं निकल सकते। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, आप नाराज हो गए, हम तो इसे किस्मत आजमाने के लिए खड़े हो गए थे। कहा ठीक है चलो पर्चा वापस लो, यहां से निकलो, जल्दी से बाहर चलो यहां से। वो बेचारा क्या उम्मीद लेकर आया था, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेंगे, हम भी गांव का मुखिया बनेंगे, हम भी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन इन ताकतवर लोगों ने, वो ठाकुर भी हो सकता है, वो छत्री भी हो सकता है, वो खान भी हो सकता है, वो पठान भी हो सकता है। कोई लोग बुरा मत मानना इस बात को, क्योंकि अब संविधान पढ़ रहे हैं, तटस्थ बनना पड़ेगा, न्यूट्रल बनना पड़ेगा, बड़ा कलेजा करना पड़ेगा, तब आप तटस्थ संविधान पढ़ पाएंगे। और वो 4 लोगों की महत्वाकांक्षा वहीं समाप्त हो गई और चुनाव में उनको बैठना पड़ा। जबकि गांव के आधे लोगों ने मन बना लिया था, या तो गुड्डन प्रधान बनेगा, या तो बिरजू बनेगा, या तो राम खिलावन बनेगा, क्योंकि ऐसे प्रधान है कि हम रात के 12 बजे इनका दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम अपनी किसी भी डिमांड के लिए इनका कॉलर पकड़ सकते हैं। और लेकिन पंडित जी ठाकुर साहब लोगों से तो हम कई बार अपना सच की मांग नहीं कर पाते कि हमारा नाम मनरेगा से कट गया, हम तो ये भी नहीं कह पाते, इसलिए हम अपनी इच्छा से प्रधान बनाएंगे। लेकिन जब वोट देने गए, न बिरजू दिख रहा है, न राम खिलावन दिख रहे हैं, न गुड्डन दिख रहा है, न छुट्टन दिख रहा है। अब जब मैं मजबूरी, चुनो तो चुनो साहब, या तो ठाकुर साहब को चुनो, या पंडित जी को चुनो, या खान साहब को चुनो। अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र खतरे में है। अगर विकल्प का अभाव है तो डेमोक्रेसी खतरे में है। तब डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या ऐसा है? तो अगर है तो भारत में भी इस बात का खतरा है। और सबसे अंतिम बात, चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिसके लिए बिहार में आंदोलन चल रहा है, टिकट परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, लेकिन जनता सड़क पर है। उनका मानना है कि चुनाव सही नहीं हुआ है, चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव में पक्षपात हुआ है, ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ियां हैं, वोट कहीं दिया जा रहा है, वोट कहीं जाया जा रहा है। क्या ऐसे आरोप लगते हैं? क्या कुछ सच्चाई इस पे नजर आती है? कुछ तो बात है। अगर किसी देश के चुनाव में ऐसा देखा जाए कि चुनावी प्रक्रिया पर लोग शक कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लोगों को ईवीएम मशीन पर शक है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए वर्तमान की सरकारें या भविष्य की सरकारें या भूतपूर्व सरकारें तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया में दिक्कत है। एक कवि है दिनेश बावरा, यूट्यूब पे जाकर देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, आई एम इंडियन, मैं भारत का इमरान हूं, और मैं भारत के इमरान के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। मुझे किसी पार्टी का मूल्यांकन मत करिएगा, कि कई बार पॉलिटी ऐसा विषय है जिसको पढ़ाते समय इस बात का खतरा बहुत रहता है कि जब बच्चों को पढ़ाओ ना ऑफलाइन में, तो बच्चे कहते हैं लगता है सर कांग्रेसी है क्या, लगता है सर भाजपाई है क्या। हमें लास्ट तक नहीं जान पाओगे कि हम क्या है, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं है। हम केवल भारतीय हैं, और उसके बाद अपने मतों का प्रयोग हम तार्किकता के आधार पर करते हैं, इस आधार पर नहीं कि हमारे पापा किसको वोट देते हैं और हमारे दादा किसको वोट देते थे, हम किस धर्म के लोग हैं और इस धर्म के लोग को किसको वोट देना चाहिए। मैं जानकारी के लिए बता दूं, अब तक के चुनावों में मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया है, भाजपा को भी वोट दिया है, और जरूरत पड़ने पर सपा को भी दिया है। मैं ऐसा इमरान हूं, ये ध्यान रखिएगा।
जिस विधानसभा के भीतर जो उम्मीदवार या जो सरकार हमें अपने हिसाब से बेहतर लगती है, जो प्रधान हमें बेहतर लगता है, हमारी कसौटी पर हम उसका चयन करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर हमारे घर के लोगों ने मतदान कहाँ किया है, हमारे पापा किसको मतदान करते हैं, हमारे दादा कहाँ किया करते थे, हम किस धर्म के लोग हैं, ये पार्टी वाला किस धर्म का आदमी है, इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। अब मैं व्याख्या करता हूं। दिनेश बावरा ने कहा कि मैं वर्तमान की सरकार का फैन हूं, फैन दीवाना हूं। दिनेश बावरा जी ने कहा कि मैं वर्तमान की सरकार का दीवाना आदमी हूं, मैं उसका फैन आदमी हूं। मैं फिर कह रहा हूं, यह कवि का हास्य है, क्योंकि मैं एक मंच पर हूं पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू इंडिया का सबसे बेस्ट मंच है। ऐसे मंचों पर कई बार इस बात का खतरा होता है कि कोई गलत रिमर उड़ा करके किसी संस्थान की और किसी शिक्षक की छवि ना खराब की जाए। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं बायस आदमी नहीं हूं, मैं न्यूट्रल पर्सन हूं, मैं भारत का इमरान हूं। मेरे लिए धर्म का कोई मतलब नहीं, मेरे लिए पार्टी का कोई मतलब नहीं, मेरे लिए देश मतलब है, मेरे लिए संविधान के पन्ने मतलब है। अब मैं आपको लोकतंत्र समझाने के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, ताकि इस बात को लेकर कभी गलत वीडियो को वायरल ना किया जाए। दिनेश बावरा जी कहते हैं कि मैं वर्तमान की पार्टी का, भाजपा पार्टी का दीवाना आदमी हूं। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि मैं जब चुनाव प्रचार को देखता हूं तो मैं एक देखता हूं, हर पार्टी कहती है, कोई कहता है मुझे पंजे पर ओढ़ दो, कोई कहता है मुझे कमल पर ओढ़ दो, कोई कहता है घड़ी पे ओढ़ दो, कोई कहता है साइकिल पे दो, कोई कहता है हाथी पे दो, कोई कहता है लालटेन पे दो, कोई कहता है धनुष पे दो। लेकिन भाजपा ऐसी कहती ही नहीं, ऐसा कहा गया है। दिनेश बावरा जी कहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसी कहती ही नहीं। वो कहती है भाई तुम किसी को भी दो, बस दो, तुम चाहे जो दोगे हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ऐसा दिनेश बावरा जी ने आक्षेप लगाया है, आरोप लगाया है, हास्य। कविता और साहित्य समाज का दर्पण है, कविता और साहित्य समाज का दर्पण है, और जो समाज की घटनाएं होती हैं उनको अपनी कविता के माध्यम से कवि प्रस्तुत करता है समाज के समक्ष। उन्होंने कहा है, ईवीएम मशीन भी कहती है वर्तमान की सरकारों की उम्मीदवारों को, साहब आप वोट डालने क्यों आ गए, आप कहते तो मैं खुद ही पड़ जाता। ये कोई भी हो सकता है, कल कांग्रेस भी हो सकती है, कल सपा भी हो सकती है, कल बसपा भी हो सकती है, भारत का कोई राजनीतिक दल हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ मेरा कोई तंज और मेरा कोई राय नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ताकि कल आप इस वीडियो का गलत इस्तेमाल न कर पाए। इसका मतलब यह है कि भारत जैसे देश में भी चुनावी प्रक्रिया बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गई। चुनावी प्रक्रिया को लेकर के भारत के सभी राजनीतिक दल, भारत के सभी मतदाता विश्वसनीय नहीं रह गए। उनको इस बात का खतरा है कि ईवीएम मशीन में कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं। इट मीन्स भारत में चुनावी प्रक्रिया भी स्वतंत्र और निष्पक्षता में को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बार बार आप सवाल उठते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, कैसे बचाया जाए? लोकतंत्र के पन्ने को लेमिनेशन करा दिया जाए? नहीं, लोकतंत्र को बचाने का मतलब है यही, इन डायमेंशन पर काम करना है। अब बताओ कि भारत में कितना % लोकतंत्र है? क्या भारत में जनता अपने शासकों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है 100%? क्या भारत जैसे देश में जनता के पास 100% विकल्प है? क्या भारत जैसे देश में चुनावी प्रक्रिया 100% स्वतंत्र और निष्पक्ष है? अगर ऐसा है तो इंडिया में 100% डेमोक्रेसी है। अगर ऐसा नहीं है तो भारत का लोकतंत्र कुछ कमजोर है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। और इसकी मजबूती कहां से आएगी? इसकी मजबूती इन तत्वों से आएगी, इन कार्यों से आएगी। अगर इन पर मजबूती लाई गई तो भारत का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितना भी है, जैसे भी है, पूरी दुनिया भर में भारत सबसे सफलतम लोकतंत्र वाला देश है। लेकिन जैसे भी है, जितना भी है, पूरी दुनिया में भारत सबसे सफलतम लोकतंत्र वाला देश है। इसके बावजूद जबकि कुछ कमियां हैं, फिर भी इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र सबसे सफलतम लोकतंत्र माना जाता है। सर एक बात और बता दीजिए, फिर आप आइए गणराज्य पर। कौन सी बात? सर हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया का हर देश अपने आप को लोकतंत्रात्मक देश होने का दावा करता है। यह बात मैंने क्यों सिखा दी? कल मुख्य परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु अपने तर्क बताइए। अब तर्क बता देंगे कहां सुधार करना है। भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। ये चुनौतियां हैं जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं आपको
पोषित कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, आपके अंदर वो विचार पैदा कर रहा हूं, जब कल आप जाकर बगैर किसी इमरान के सहारे आप कापियों में अपने विचार को उतार सकें। मैंने कहा कि आपका अंतिम सवाल है, जबकि आपका सवाल है नहीं, मैं पैदा कर रहा हूं कि दुनिया का हर देश अपने आप को लोकतंत्रात्मक देश होने का दावा करता है, लेकिन आपने बताया भी कि भारत का लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है। तो इस कसौटी के आधार पर दुनिया के बहुत सारे लोकतंत्र 10% लोकतंत्र नहीं है, 20% लोकतंत्र नहीं है, 30% लोकतंत्र नहीं है, फिर भी अपने आप को लोकतंत्रात्मक देश होने का दावा क्यों करते हैं? उदाहरण सुनिएगा। ईश्वर करे हमारे सभी बच्चे पहली बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, ईश्वर करे हमारे सभी बच्चे पहली बार में मेंस क्वालिफाई कर जाएं और वो इंटरव्यू में जाएं। इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू का पहला सवाल पूछता है, आपको मैं एसडीएम के लिए क्यों चुनूं? ऐसा क्या विशेष है, ऐसा क्या खास है आपको कि जिसलिए मैं आपका चयन करूं, आपको मैं एसडीएम की कुर्सी पर बैठाऊं, मैं आपको नायब तहसीलदार की कुर्सी पर बैठाऊं, मैं आपको वीडियो बनाऊं, मैं आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनाऊं, मैं आपको डीवाईएसपी बनाऊं, क्यों, क्या विशेष है आप में? तो आप कहेंगे कि सर मैं बहुत नैतिक हूँ, मैं बहुत अनुशासित हूँ, देश के प्रति निष्ठावान हूँ, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना है, किसी भी व्यक्ति का दुख में देखकर मेरा भी हृदय रोने लगता है, कोई व्यक्ति उदास हो मैं उससे 4 गुना उदास हो जाता हूँ, कोई व्यक्ति परेशान है मैं उससे ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, किसी व्यक्ति की परेशानी में मैं अपना सब कुछ लुटा के उसको दे देता हूँ, जबकि आप ऐसा है नहीं। जबकि आप ऐसा है नहीं, आप बहुत नैतिक भी नहीं हैं, आप बहुत अनुशासित भी नहीं हैं, दूसरों के दर्द का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ता भी नहीं है, फिर भी आप अपने आप को नैतिक बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को आदर्शवादी क्यों बता रहे हैं? आप आपको अपने आप को अनुशासित क्यों बना रहे हैं? आप अपने आप को करुणामयी क्यों बता रहे हैं? अरे सर, किसी भी व्यक्ति की आदर्श स्थिति है, अरे सर ये किसी भी व्यक्ति की आदर्श स्थिति मानी जाती है, आइडियल स्टेटस है। अगर किसी भी व्यक्ति के सबसे अच्छे गुण पूछे जाते हैं तो अच्छा गुण क्या माना जाता है? उसका अनुशासित होना, उसका नैतिक होना, उसका तटस्थ होना, उसका देश के प्रति निष्ठावान होना, संविधान का पालन होना, करुणामयी होना, ये सब अच्छे मूल हैं किसी भी व्यक्ति के अच्छे होने के लिए, इसलिए हर व्यक्ति ऐसा कहता है जबकि वो ऐसा होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर व्यवस्था लोकतंत्र मानी जाती है। इसलिए दुनिया का हर देश अपने आप को लोकतंत्रात्मक देश होने का दावा करता है, लेकिन कौन सा देश किस मात्रा में लोकतंत्रात्मक है इन कसौटियों पर तय होता है, जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन ये किसी भी सिस्टम के अंतर्गत, ये किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे आदर्श स्थिति होती है, सबसे आइडियल स्टेटस होता है। इसलिए दुनिया का हर देश अपने आप को लोकतंत्रात्मक देश होने का दावा करता है, लेकिन कौन सा देश कितनी मात्रा में लोकतंत्रात्मक है वह इन कसौटियों के आधार पर तय होता है। जैसे हर व्यक्ति अपने आप को नैतिक, अनुशासित, ईमानदार होने का दावा करता है, लेकिन वो कितनी मात्रा में लोग है नैतिक, ईमानदार और अनुशासित, ये तो उसके व्यवहार से पता चलता है। लेकिन वह व्यक्ति की सबसे आइडियल पोजीशन होती है, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा बताने का दावा करता है। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर? फिर मैं गणराज्य की तरफ चलूंगा, रिपब्लिक। ये सब बहुत डिटेल में यहां बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आज ही आपको समझा देता हूं, अभी से बता देता हूं। एक क्रिकेट मैच है जो मैं 50 ओवर का आपके साथ खेलने आया हूं। क्या क्रिकेट मैच में जैसे पहले 10 ओवर में बैटिंग की जाती है ऐसे बीच में की जाती है? क्या जैसे बीच में बैटिंग की जाती है वैसे लास्ट में की जाती है? नहीं सर, शुरुआती ओवरों में बहुत संभल के खेलना पड़ता है, बीच में थोड़ा रफ्तार बढ़ानी पड़ती है और अंतिम 10 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है। ऐसे ही मैं भी खेलूंगा। शुरुआती चरण में बहुत संभल के खेल रहा हूँ, अपना विकेट बचा के खेल रहा हूँ, एक एक गेंद को देख कर खेल रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी नज़रें गेंद पर जम जाएंगी, यानी कि आपकी नज़रें, वैसे वैसे मैं अपने खेलने की रफ्तार बढ़ा दूंगा। और जब अंतिम का 10 ओवर बचेगा तो कोई ऐसी गेंद नहीं होगी जिसको मैं बाउंड्री तक न लेके जाऊं, कोई ऐसी बॉल नहीं होगी जिसे सीमा रेखा पार न पहुंचा दूं। हर गेंद पे मैं प्रयास करूंगा, हर गेंद पे छक्के चौके लगाऊंगा, क्योंकि क्लास का रिदम पहले दिन से अंतिम दिन तक एक जैसा नहीं होता, मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि जिस सरलता के साथ, जिस धीमे धीमे तरीके से, जितना समय लेकर एक एक हेडिंग को मैं समझा रहा हूँ, आने वाले समय पर इतने समय में एक टॉपिक निकल जाएगा
उस दिन आप ये मत कहिएगा अरे सर शुरू में कितना धीमे धीमे चल रहे थे, बाद में कितना भगा दिए। इसलिए मैं आज ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको चलना भी नहीं आता। अभी मैं आपके हाथों को पकड़ करके आपको पॉलिटी में खड़ा कर रहा हूँ। जिस दिन खड़ा कर लूँगा फिर चलना सिखाऊंगा। जिस दिन चलना सीख लेंगे फिर अपने हिसाब से मैं स्टंट करवाऊंगा। और जब स्टंट करवाऊंगा तब आप ये मत कहना कि जैसे चलना सिखाए थे वैसे स्टंट कराइए। स्टंट कराने के लिए रफ्तार चाहिए, और ये रफ्तार तब आती है जब आप चलना सीख लेंगे। अभी अभी मैंने आपको खड़ा किया है पॉलिटी में, अभी चलना तो शुरू करिए, मेरी रफ्तार आगे बदलेगी भी। लेकिन मुझे पता है कि आप पॉलिटी में बहुत कमज़ोर हैं। आपको छोटे छोटे शब्द नहीं आते, छोटी छोटी परिभाषाएं नहीं आती, छोटे छोटे टॉपिक नहीं आते, जिसकी वजह से मैं एक एक टॉपिक पर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधे आधे घंटे, 45 मिनट पे मैंने पंथनिरपेक्षता समझाई है आपको। ये मैं पहले दिन इसलिए बता दे रहा हूँ, कल मेरा मूल्यांकन मत करना कि सर शुरू में बहुत धीमे, बीच में थोड़ा तेज और लास्ट में बहुत तेज पढ़ाए। ये लास्ट में तक ऐसे ही होगा, लेकिन तब वो तेज पढ़ाना भी धीमे से ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि तब तक आप मेच्योर बन चुके रहेंगे, तब तक आप पॉलिटी को समझ चुके रहेंगे। ये जो मैं भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ा रहा हूं अभी ना, ये मैंने कल शुरू किया कि परसों परसों शुरू किया है। मैंने कहा था कि जब भारतीय संविधान की विशेषता मैं खत्म करूंगा तो आधा संविधान आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी 2 दिन 3 दिन और लगेगा भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ाने में, लेकिन ये पढ़ने के बाद ना संविधान पर समझ आपकी डेवलप हो जाएगी, फिर आगे मुझे दौड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए अभी मैं इतना ठहरा हुआ हूँ, इतना रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट की कहानियां सुना रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। ठीक, तो मैं हर बैच में पहले ही बता देता हूँ बच्चों को, ताकि बाद में परेशानी ना आए। पानी पी लेता हूँ तब गणराज समझाता हूँ। चलिए भाई, अब अंतिम हेडिंग आज की समझाऊंगा गणराज्य। अब अंतिम हेडिंग में आपको समझाऊंगा गणराज्य। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटेन को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले पूरी दुनिया में ब्रिटेन में हुआ। भारत ने कहीं ना कहीं, भारत पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का प्रभाव जो पड़ा है वो ब्रिटेन से ही पड़ा है। लेकिन भारत आज तक गणराज्य नहीं बन पाया। सॉरी, ब्रिटेन आज तक गणराज्य नहीं बन पाया। ब्रिटेन में लोकतंत्र है। ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट रिपब्लिक कंट्री। ब्रिटेन आज भी लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वहां गणराज्य नहीं है। और भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ, इमरात कुशवाहा जी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा, लेकिन भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ गणराज्य भी है। सर गणराज्य का मतलब क्या होता है? किताबें तो आपको सिखाती हैं। गणराज्य का मतलब, गणराज्य का मतलब ऐसा राज्य जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के, वंशानुगत ना होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसी को किताबों में लिखा रहता है परोक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। किताब में केवल इतना लिखा रहता है। मैं कह रहा हूं चाहे मनोनीत भी होता हो, चाहे मनोनीत भी होता हो, चाहे मनोनीत भी होता हो, उसे रिपब्लिक कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए, थोड़ा सरल तरीके से बताइए। अरे भैया, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी देश का प्रमुख यानी कि भारत, उस देश का राष्ट्रपति वंशानुगत ना होता हो, पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्राध्यक्ष ना आता हो, हेरिडेटरी ना होता हो, राजा का बेटा राजा ना बनता हो। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या इनकी बेटी या बेटा फिर राष्ट्रपति बन जाएगा? नहीं सर, भारत में ऐसा नहीं चलता। तो कैसे चलता है? सर भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। चुनाव में जो जीतता है, चुनाव में जो जीतता है वही राष्ट्रपति बनता है। यानी कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष
यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है एक निश्चित अवधि के लिए। यहाँ वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। इट मीन्स इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। इट मीन्स इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ रिपब्लिक कंट्री। क्या रिपब्लिक होने का केवल एक ही मतलब है? क्या रिपब्लिक होने का केवल एक ही मतलब है कि ऐसा देश जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो? किताबें तो इतना ही लिखती हैं, लेकिन हम एक कदम और आगे जाएंगे। गणराज्य ऐसे देश को भी कहा जाता है जिस देश के सभी सार्वजनिक पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं। कोई भी पद किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित नहीं होता। किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित नहीं होता है। सर यहां दो शब्द हमको परेशान कर रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो ये सार्वजनिक पद और ये व्यक्ति विशेष। ये का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक मतलब होता पब्लिक। एकता जी को बफरिंग हो रहा है क्या? और बच्चों को भी बफरिंग हो रहा है कि यहां पर क्या कहा गया? यहां पर कहा गया है कि सभी पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे। सार्वजनिक पद मतलब एक ऐसा पद जो सबके लिए हो। राष्ट्रपति का पद किसी विशेष व्यक्ति के लिए है या सबके लिए है? नहीं सर, राष्ट्रपति का पद सबके लिए है। उपराष्ट्रपति का पद सबके लिए है। आईएएस का पद सबके लिए है। पीसीएस का पद सबके लिए है। दरोगा का पद सबके लिए है। पुलिस का पद सबके लिए है। मास्टर का पद सबके लिए है। दिस इज पब्लिक पोस्ट। और इस पब्लिक पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जा सकता है। उसके लिए जो डिमांड है, उसके लिए जो परीक्षा है, उसके लिए जो एग्जाम है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप उसे पूरा करते हैं, यदि आप उसे पास करते हैं, तो आप उस पर जा सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी राज्य के हो, देश के सभी पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे। किसी पद विशेष पर किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था ताकि भारत जैसे देश में किसी भी पद से कोई व्यक्ति वंचित न होने पाए। किसी भी पद से कोई व्यक्ति वंचित न होने पाए। सर फिर भी तो आरक्षण किया गया है। आप कह रहे हैं कि कोई भी पद किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण तो है, वो दूसरा मुद्दा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित करने का मतलब हुआ उसके अलावा उस पद पर कोई दूसरा जा ही नहीं सकता। और आरक्षण का मतलब होता है सबके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो वहां नहीं पहुंच पाए वो भी वहां पहुंच जाए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा? व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित का मतलब होता है उस पद पर उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित किया गया है, इसका मतलब होता है कि कोई पद के लिए किसी विशेष व्यक्ति को आरक्षण दे दिया गया है कि उसके अलावा वहां कोई नहीं आ सकता है। जो लोगों को आरक्षण दिया जाता है उसका उद्देश्य यह होता है जिस पद पर किसी विशेष लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है उनको आरक्षण के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जा सके। यह इसका मतलब होता है। और गणराज्य होने का दो मतलब है। आज से कोई पूछे क्या भारत एक गणराज्य, कहना हाँ। तो कोई पूछे कि गणराज्य की दो पहचान बताइए, तो आप कहिएगा गणराज्य का पहला मतलब होता है ऐसा कोई देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति पीढ़ी दर पीढ़ी ना होता हो, वंशानुगत ना होता हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता हो, और उस देश के सभी सार्वजनिक पद सभी व्यक्तियों के लिए खुला हो, और उस देश के सभी सार्वजनिक पद
सभी पब्लिक पोस्ट सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आईएएस बन सकता है, कोई भी व्यक्ति पीसीएस बन सकता है। बस उसके लिए जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ेगा। इमराद कुशवाहा जी ने कहा है कि सर जी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पॉलिटी ज्योग्राफी सेम सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आईएएस और पीसीएस का 95% सिलेबस ही एक है। ये मैं पीसीएस का पैच जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां मेरी पॉलिटी पढ़ के अगर आप आईएएस का भी एग्जाम देने जाओगे तो पॉलिटी आपको परेशान नहीं करेगी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं इस लेवल की पॉलिटी आपको यहां पढ़ा रहा हूं कि पीसीएस के साथ साथ आप आईएएस का भी एग्जाम देने जाओगे तो हम अपने विषय की गारंटी लेते हैं कि पॉलिटी में आपको आईएएस का क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। नहीं, मेरे पास घटना चक्र का पीडीएफ नहीं है। घटना चक्र की पीडीएफ मत पढ़िए अक्षित, ओरिजिनल घटना चक्र लेके आइए। पीडीएफ की आदत खत्म करिए धीरे धीरे। घटना चक्र ओरिजिनल लेकर आइए, पीडीएफ मत पढ़िए। नहीं, कैसे अंडरलाइन करोगे, कैसे नोट्स उसका बनाओगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे अपना मूल्यांकन करोगे। इसलिए अगर पीडीएफ होती भी तो मैं आपको नहीं देता। उसकी ओरिजिनल पढ़िए अक्षित जी। मैं ऐसी कोई चीज आपको नहीं दूंगा जो आपको विकलांग बना दे। इमरान कुशवाहा जी, इमराद कुशवाहा जी, आपका मैंने आंसर बता दिया। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी लगभग एक समान होती है। किसी बच्चे का कोई डाउट आज के पूरे सेशन में तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूं भारतीय संविधान की विशेषता में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने बता दिया कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। मैंने बता दिया भारतीय संविधान की व्यापकता का कारण क्या है। मैंने बता दिया भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। मैंने बता दिया भारतीय संविधान न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का समन्वय है। मैंने बता दिया भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। मैंने बता दिया भारत में समाजवादी तत्व है। मैंने बता दिया भारत में पंथ निरपेक्षता है। मैंने बता दिया भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब बताना क्या है? अब मुझे बताना है भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को भी शामिल किया गया है। अब बताना क्या है? भारत में इमरजेंसी जैसे प्रोविजंस है, इमरजेंसी जैसी प्रोविजंस है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत में स्थानीय स्वशासन है। भारत में स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है। भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक तत्व है। भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक तत्वों को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। और भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे वाले टॉपिक ज्यादा संवेदनशील थे, इसमें कम समय लगेगा क्योंकि ये सारे टॉपिक आगे डिटेल में पढ़ने भी इनकी केवल बेसिक एंट्री बताई जाएगी। लेकिन जो टॉपिक मैंने अब पढ़ा दिया उसको आगे नहीं पढ़ाना था, इसलिए उसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। लेकिन फिर भी इतनी चीज़ों को समझाने के लिए अभी मुझे 3 घंटे का समय चाहिए कम से कम। यानी कि कल की क्लास और परसों की क्लास भी अभी भारतीय संविधान की विशेषता पर ही रहेगी। उसके बाद फिर हम आएंगे संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, अनुसूचियां, संविधान के भाग और स्रोत। फिर पढ़ाएंगे प्रस्तावना, मूल अधिकार, निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। बता दिया बाबू, इमरान जी बता दिया, इमराद जी बता दिया। बाकी भाई किसी को दिक्कत? सबको एकदम क्लियर? बहुत अच्छा निशान। सभी बच्चों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि नोट्स का प्रिंट आउट निकलने का अगर ऑप्शन है निकाल लीजिए, प्लीज निकाल लीजिए। 1 महीने का कपड़ा ना सही, 1 महीने के बाहर का नाश्ता ना सही, 1 महीने का फुल्की ना सही, लेकिन वो नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है? तो कल का मैंने टॉपिक भी बता दिया कि कल क्या पढ़ना है। और आगे वाला भी नोट्स पढ़ के आओगे तो फायदा होगा, ध्यान रखिएगा।
जैसे मैंने बता दिया कि मैं कल इमरजेंसी वाला, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, एकल नागरिकता, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी की विशेषता बताऊंगा। तो अगर आप पढ़ के आएंगे आगे से नोट्स को तो समझने में और मजा आएगा, समझने में और मजा आएगा। सॉरी। और सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर की क्लास चलती है, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव क्लास कर रहे हैं या जितने भी लोग बाद में क्लास करते हो, सुबह 7 बजे आकर करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहिए। वहां से 50 क्वेश्चन प्रीलिम्स के मैं आपके तैयार कराऊंगा। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में आपको वहां से तैयार कर, पॉलिटी छोड़ के। इसका मतलब 150 क्वेश्चन की पॉलिटी पूरे जीएस में 70 क्वेश्चन हमारे हाथ में है। अगर हमारी भाषा, हमारा तरीका समझ में आ गया, आधा काम तो हम अकेले कर देंगे पूरे यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस में, यूपी पॉलिटी में, सब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। तो इसलिए सुबह 7 बजे वाली क्लास जरूर करते रहिए और बाकी हमारे साथ यहाँ पॉलिटी पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी बना के पढ़िए। जितना मैं समझाता रहूं, जो मैं करने के लिए करने के लिए कहूं, उसका पालन जरूर करते रहिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पर चलती है पीडब्ल्यू यूपी पीसीएस वाले चैनल पर। थैंक यू।